टैक्स नेटवर्क एक पॉइंट है, ये पढ़ते हैं जरा। देखो क्या है, जब जीएसटी आया ना, तो जीएसटी आने के बाद जीएसटी का जो पूरा ये सिस्टम है उसको संभालने के लिए गवर्नमेंट ने देखो ये बनाया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया जीएसटी काउंसिल, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन गवर्नमेंट ने एक ये भी बनाया जीएसटीएन, जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये कंपनी है जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर की, जिसका काम है एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना। सारे डीलर्स है, अभी समझो मुझे जीएसटी भरना है, तो मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो मिले कि मैं जीएसटी भरूं कैसे, फॉर्म कौन सा हो, किसके पास जमा करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, क्या भरना है क्या नहीं भरना है। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है इनडायरेक्ट टैक्स को लेके। ये देखो यहाँ से तुमको समझेगा। तो अगर ये पढ़ते हो तो देखो क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है, एक सेकेंड। Goods and Service Tax Network, it was incorporated on March 28, 2013. It is a Section 8 company. Section 8 company तुम लोगों ने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा रहेगा, कंपनीज लॉ में Section 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती है, जिनका काम प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बट किसी को कुछ सोशल वेलफेयर करना या तो अवेयरनेस फैलाना, ये होता है। तो गवर्नमेंट ने ये कंपनी बनाई जो Section 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ओके। और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके रजिस्टर्ड हुई है, इसका नाम है जीएसटीएन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जीएसटीएन हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी, गवर्नमेंट ने इसको कौन कौन सी रिस्पांसिबिलिटी दी है, ऑफ बिल्डिंग इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म फॉर जीएसटी टू हेल्प टैक्स पेयर्स प्रिपेयर, वो जिनको टैक्स भरना है ना, वो अपने रिटर्न कैसे प्रिपेयर करें, वो उन रिटर्न को फाइल कहाँ पे करे, कैसे फाइल करे, क्योंकि देखो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, परचेस का अलग, सेल का अलग, पेमेंट का अलग, एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, सेमी क्वार्टरली रिटर्न, सॉरी सेमी ईयरली रिटर्न, ऐसे बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं। तो उसकी अवेयरनेस कौन देगा, जीएसटीएन, ओके। अगर कुछ इनमें गलती हो गई है तो उन रिटर्न्स को रेक्टिफाई कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है। It also provides IT infrastructure and services to the central and state governments. और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देता है गवर्नमेंट को, ताकि टैक्स पेयर्स को हेल्प हो पाए। अगर हमको एक अच्छा सिस्टम है, अभी देखो अगर तुम्हारा ऑनलाइन एडमिशन चालू होता है कॉलेज का, कुछ स्टूडेंट को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब सब ऑनलाइन हो गया, तो एटलीस्ट घर पे बैठे फॉर्म भर लेते हो, घर पर ही बैठ के तुमको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे नंबर लगा है, सीधा उस कॉलेज में पहुंच जाते हो। अदरवाइज पहले क्या होता था, अलग अलग कॉलेजेस में जाके फॉर्म भरना पड़ता था, फिर अलग अलग कॉलेजेस में जाके लिस्ट चेक करनी पड़ती थी उन्हीं कॉलेजेस में जाके। अब एक नया प्लेटफॉर्म दिया तो स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्वीनियंट है। वैसे जीएसटी में भी है, पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स थे। अब जब से जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स, तो गवर्नमेंट ने ये कंपनी रजिस्टर की है और ये लोगों को अवेयरनेस फैलाती है, उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप लोग ऐसे रिटर्न प्रिपेयर करो, ऐसे रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो उनको रेक्टिफाई कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीजें बताती है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तुमको, क्योंकि तुम लोग बैच स्टूडेंट्स हो, ओके, तो तुमको आने के चांसेस है। जीएसटी है, क्लियर है, डाउट है कुछ डाउट है क्या, आगे बढ़े। नो सर। जीएसटी है ना, याद रखो। चलो, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एक नाम लिया था, क्या नाम था, जीएसटी काउंसिल। ये देखो जीएसटी काउंसिल, इस पे डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहता है, और जो पूछते हैं वो मैं बताता हूँ क्या पूछते हैं। जीएसटी काउंसिल मतलब देखो, अभी वन नेशन वन टैक्स, इतना बड़ा गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स। एंड तुमको मैं ये भी बता दूं, ये ऑलरेडी पता है तुमको, इंडिया में दो टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और भारत सरकार को, नॉर्मली किसी भी कंट्री को ऐसा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा अर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पे हम टैक्स चोरी नहीं कर सकते। प्रोडक्ट लेंगे, छोटी सी माचिस भी खरीदेंगे तो भी उस पर टैक्स तो भर देते ना, लेकिन इनकम टैक्स, मुझे चोरी करनी है तो मैं चोरी कर ही लूंगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स से बहुत ज्यादा इनकम होती है। तो इतने बड़े लेवल पर अभी जीएसटी आया है, तो इसको गवर्न करने के लिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसी के तो पास होना चाहिए, कि वो एक ही अथॉरिटी को, एक ही कमीशन को हम
किसी भी चीज के लिए बोल सके, जो भी डिसीजन लेना हो वही लोग ले सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक जीएसटी काउंसिल सेटअप किया और ये खुद गवर्निंग अथॉरिटी है, मतलब इनके पास खुद ही गवर्निंग अथॉरिटी है जीएसटी को लेके। जीएसटी में कुछ भी चेंजेस करना है तो जीएसटी काउंसिल इन्फॉर्म करता है लोगों को। एंड जीएसटी काउंसिल का हेड अपने कंट्री में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। ये देखो, मेंबर्स के बारे में तुमको क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि जीएसटी काउंसिल के बारे में आप बताओ, जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन है। तो अगर तुम सोच रहे हो जीएसटी मुझे आने लगा है एंड जीएसटी काउंसिल का मैं भी चलो मेंबर बन के काम करूंगा, तो देखो मेंबर होते कौन है वो तुमको नीचे पता चल जाएगा। तो पहले तो देखो, द जीएसटी काउंसिल विल बी क्वासी लेजिस्लेटिव कम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इनके पास खुद लेजिस्लेटिव राइट्स हैं, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कुछ राइट्स दिए हैं, और जीएसटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालने को दिया है कि जीएसटी का कलेक्शन कैसे करना है, जीएसटी का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, लोगों को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये सब जीएसटी काउंसिल को दे दिया है। जीएसटी काउंसिल बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। तो जस्ट ऐसे याद रखो, ये देखो मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या दिया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन होता है इस काउंसिल का। जो चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और अभी वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हु इज करंट यूनियन? निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो देखो हम जस्ट ऐसा ध्यान देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा निर्मला सीतारमन, ये अभी की फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये क्या करते हैं, अभी जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है, ओके। एंड इनको एडमिनिस्ट्रेशन दिया है पूरा जीएसटी काउंसिल का संभाल लेगा। एंड इनकी जो भी रिपोर्ट होगी जीएसटी काउंसिल की, निर्मला सीतारमन नरेंद्र मोदी को देती है, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे ना कैसा रोल है? अब इधर ही ऊपर देखो, बिकॉज इट फंक्शंस बोथ लेजिस्लेटिव एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एज असाइन्ड बाय द पार्लियामेंट टू इट। पार्लियामेंट ने जीएसटी काउंसिल को ये सब अथॉरिटीज दी हैं, ये सब ड्यूटीज दी हैं। जीएसटी काउंसिल को ये अपनी ड्यूटीज जीएसटी रिलेटेड निभानी है एंड इन्फॉर्म करना है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना। समझ रहे हैं? मेंबर्स कौन होते हैं देखो, हेड कौन है जीएसटी काउंसिल का, टॉप पे जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आता है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, पूछ लेते ऑप्शन में, तो बच्चे फाइनेंस मिनिस्टर याद रखते और उसको आंसर टिक करके आते। तो ऐसा नहीं है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही तुमको याद रखना है। और देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, स्टेट के भी यूनियन मिनिस्टर्स को भी यहाँ पर मेंबर बना के रखा है, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस मेंबर। अभी जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी कोई ये मिनिस्टर होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, किसी दूसरे स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, उन लोगों को मेंबर बनाया है, लेकिन हेड कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। समझ रहे हैं? और भी नीचे देखो, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से एक मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है कि हमारे तरफ से ये रहेगा, क्योंकि देखो हर स्टेट का एक मेंबर बैठा होना चाहिए ना जीएसटी काउंसिल में। वो अपोज करे ना, अगर कुछ सजेशन होगा तो सजेशन देगा, कुछ अपोज करना होगा तो अपोज करेंगे कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हेड कौन रहता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और बाकी ये देखो, हर स्टेट का एक यूनियन मिनिस्टर, और नीचे देखो फाइनेंस और टैक्सेशन, इनके मिनिस्टर वहां पे नॉमिनेटेड रहे। समझ रहा है क्या? चलो अब आगे का स्टार्ट करते हैं। ये देखो, एक मैं तुमको असाइनमेंट भी दूंगा, वो जरा करना है तुमको, ऑनलाइन ही है। पहले तो देखो कुछ गुड्स की लिस्ट है, ये सब वो गुड्स हैं जो 0% कैटेगरी में। 0% कैटेगरी मतलब टैक्स लग सकता है इन पे, गवर्नमेंट ने बोला है 0% है, तो इनको बोलेंगे एग्जम्प्टेड गुड्स, टैक्स फ्री गुड्स, ठीक है। 0% कैटेगरी मतलब ऐसे ही बोल सकते थे ना, नॉट टैक्सेबल एट ऑल। देखो इधर एग्जम्प्टेड नाम लिखा है ना, एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी। एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी मतलब टैक्स लग सकता है गवर्नमेंट लगाना चाहे तो, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला दे आर एग्जेम्प्ट। तो एग्जम्प्टेड गुड्स पर ऑलवेज 0% होता है। एग्जम्प्टेड मतलब टैक्स की कैटेगरी से बाहर। तो ये देखो नॉर्मली अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीजें, बेसिक नेसेसिटी की चीजें इसमें आती है।
फिश हो गया, देखो नॉन प्रोसेस्ड बोला है फिश, ये जो बाहर मिलता है ना मच्छी मार्केट में, वो वाला फिश। अगर समझो इसको प्रोसेस करके डब्बे में पैक करके बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। एडिबल, ये देखो वेजिटेबल्स, सीरियल्स, रॉ सिल्क, फ्रूट। रॉ सिल्क बोला है, वो जो कच्चा सिल्क होता है ना, सिल्क सुना, सिल्क वो कीड़े बनाते हैं इसको, वो रॉ है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के बेचोगे तो टैक्स लगेगा। ओके, आगे भी देखो, जैगरी। जैगरी मालूम है? गुड़ होता है ना, अरे गुड़ होता है, गुड़ सुना है? हाँ, गुड़ 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 बोलते हैं। ओके, हियरिंग एड, देखो जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम होता है उनके लिए मशीन बनाएंगे तो ये भी 0% कैटेगरी में। ये देखो गर्ल्स लोगों के लिए बैंगल्स 0% कैटेगरी में। लाइव एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस। हॉर्स तो तुम याद रखो, हॉर्स बहुत कॉस्टली एनिमल है, तो हॉर्स से देखो रेसेस भी होती है, हॉर्स रेस करके देखो इनकम अर्न किया, उस पर भी इनकम टैक्स लगता है। यहाँ पर भी हॉर्स को छोड़ दो, बाकी सारे एनिमल्स को बाय सेल करोगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोकोनट, कोकोनट, ठीक है, 30 रुपए का आता है। सिल्क वेस्ट, ऑल सीड्स जो हम खाते हैं वो सारे सीड्स, चारकोल, हैंडलूम। सिल्क वेस्ट मतलब क्या सर? सिल्क ये वेस्ट होगा, देखो जो सिल्क प्रोसेस किया हमने, सिल्क को, रॉ सिल्क प्रोसेस करने के बाद कुछ ऐसा सिल्क बच गया जो फिनिशिंग में नहीं आया, वेस्ट, ठीक है, सिल्क वेस्ट। सिल्क को प्रोसेस कर रहे थे, जो वेस्ट बचा, वेस्ट भी तो यूजफुल होगा क्योंकि वो सिल्क है। अभी तांबे का वायर है, अगर तांबे के वायर से हम सीधे वायरिंग बना रहे हैं, लेकिन अगर वो तांबा वेस्ट भी हो जाए, छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, तांबे को बेचेंगे तो भी पैसा मिलेगा ना अपने को। तो ये सिल्क वेस्ट, इस पर भी 0% रखा है। और यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब होता है ये खाद, पता है तुमको? हाँ, में डालते हैं वो। ऑर्गेनिक तरीके से बनाओगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से अगर बनाते हो तो। लेकिन अगर ये केमिकल वाले होंगे तो टैक्स लगेगा। तो ये तुमको एक पर्टिकुलर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, इन पे क्वेश्चन भी आता है, किस पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं लगेगा, तो याद करते जाओ ये सब। हाँ, क्लियर है? चलो, ऑर्गेनिक मैन्योर याद रखो। और भी कुछ है, कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स ओरिजिनल जो रॉ कॉफी होता है ना, खेत से आता है, उसको रोस्ट किया, प्रोसेस किया, फिर वो अलग हो गया, ठीक है, उस पर टैक्स लगेगा। जिंजर हो गया, ह्यूमन ब्लड टैक्स फ्री, पैसा नहीं लगता है। ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब ये रबर मेड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी। फायर वुड फ्यूल, ठीक है, ये सब भी किधर आ जाएगा, 0% कैटेगरी। लिस्ट याद रखो अच्छे से, काफी बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बहुत ज्यादा आइटम्स है। ओके, चलो अभी ये कॉन्सेप्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बाद में करेंगे हम इसको, क्योंकि इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है। मुझे बस थोड़ा तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही कुछ चीजें ये बता देना है, साथ में मैं वैसे अभी बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ तुमको। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अगर मैंने किसी दूसरे से खरीदा है, मिस्टर एक्स से मैंने खरीदा और मैं मिस्टर वाई को बेच रहा हूँ, तो खरीदते समय जो मैं टैक्स भरूंगा ना, खरीदते समय जो मैं टैक्स भरूंगा, वो टैक्स का मुझे इधर सेट ऑफ मिलेगा। हमने लास्ट लेक्चर एक सम भी किया था इस पे, उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब अगर मैंने इधर से 100 रुपए का ये लैपटॉप, 100 रुपए समझो 1 लाख रुपीस का मैं खरीद रहा हूँ, 1 लाख पे मैंने 18,000 जीएसटी भरा, तो टोटल बिल मेरे तरफ से पैसे। अब जब मैं ये लैपटॉप 2 लाख रुपीस का इधर बेच रहा हूँ, 2 लाख रुपीस का, एंड उस पे जीएसटी मैंने लगाया 50,000, 2 लाख 50 हो गया। अब वो 2 लाख 50, वो 50,000 में गवर्नमेंट को भरूंगा ना, 50,000 मैं इसको दिया था तो वो गवर्नमेंट को भरेगा। अब मैं लूंगा तो मैं गवर्नमेंट को भरूंगा, पर मैं 50 नहीं भरूंगा। मैंने प्रीवियस स्टेज पे जो पैसे दिए उसका सेट ऑफ मिलेगा, मतलब वो जो इनपुट आया था ना मेरे पास, इनपुट, उसका सेट ऑफ मिलेगा।
तो यहाँ से जो 50,000 मैंने कलेक्ट किया उस 50,000 में से 18,000 माइनस करूंगा, ठीक है, 18,000 माइनस करूंगा तो उसका मुझे सेट ऑफ मिल जाएगा। 50 में से 18 माइनस करो, 32,000 में गवर्नमेंट को दूंगा। तो देखो टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जब तुम सेल करते हो उस समय जो टैक्स कलेक्ट करते हो, अभी मैंने सेल किया था, मैंने कलेक्ट किया, उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। एंड टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। अभी देखो मैंने 1 लाख रुपीस का लैपटॉप खरीदा था, तब मैंने जो 18,000 दिया था वो मेरा इनपुट टैक्स था। उसको क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स। तो कभी भी परचेस करते समय जो टैक्स भरते हो इनपुट टैक्स, सेल किया उधर से पैसे मिलेंगे ना, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो अपने एग्जांपल में 50,000 रुपीस, अपने इसी एग्जांपल में ये जो 50,000 था ये मेरा आउटपुट टैक्स हो गया, और उसी के नीचे वो जो 18,000 था वो मेरा क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स। तो मैं 50,000 लूंगा, 18,000 ऑलरेडी पे किया है, मैं सेट ऑफ ले लूंगा, उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये जो 18,000 इसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मुझे अगर नीचे ये बोलना हो तो नेट अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मुझे नेट अमाउंट कितना देना है? गवर्नमेंट को मैं जो नेट अमाउंट दूंगा कितना होगा? बोलो। 32,000। मैं गवर्नमेंट को सिर्फ 32,000 पे करूंगा। तो फिर से सुनो, हमेशा डीलर पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे डीलर बनो, रजिस्टर्ड डीलर बनो कि तुम्हारे पास नंबर है, गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो। खरीदोगे, परचेस करोगे तो पेमेंट करोगे ना, उसको पेमेंट विद टैक्स पेमेंट करोगे। विद टैक्स जितना टैक्स पेमेंट किया वो इनपुट टैक्स। खरीद के रखोगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, बेचेंगे, ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, बेच रहा हूं, बेचते समय मुझे पैसे मिलेंगे, विद टैक्स पैसा मिलेगा, तो वो जो मिलेगा उसको आउटपुट टैक्स बोलेंगे, जो मैंने दिया इनपुट टैक्स। सिर्फ टैक्स सोचो, 1 लाख रुपए का लैपटॉप था, मैंने 2 लाख में बेचा, लैपटॉप का अमाउंट छोड़ो ना, इधर मैंने 18,000 टैक्स भरा, यहाँ से कलेक्ट कितना किया? 50,000, डिफरेंस इज 32,000। 32,000 मेरा फाइनल अमाउंट जो मैं गवर्नमेंट को दूंगा। मैंने गवर्नमेंट को 50,000 ही दिया, 32 इससे लेके दिया, 18,000 पहले भर दिया था ना। फिर से सुनो, 18,000 पहले ही भर दिया था, इधर से 50 मिला तो मैंने वो 18 साइड में रख लिया, अभी 32 भर दिया, गवर्नमेंट के पास 50 पहुंच गया। जैसे जैसे एक एक स्टेज आगे बढ़ेगा, कितना भी टैक्स हो गवर्नमेंट के पास उतना ही पहुंचेगा। फिलहाल इनपुट आउटपुट समझा क्या? आउटपुट टैक्स सेलिंग के टाइम पे, इनपुट टैक्स परचेस के टाइम पे। एनी डाउट? नो सर। नहीं। ठीक है, चलो अब देखो एक और एग्जांपल। ये वाले लैपटॉप से समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी इधर दिया है, देखो इधर तुम बैठो, आउटपुट टैक्स की जगह पे बैठो, ये बड़े वाले इसमें। हमने यहाँ पे समझो हम बैठे, हम लोगों ने खरीदा, पहले देखो ए से कुछ खरीदा, फिर हमने बी से कुछ खरीदा, फिर हमने सी से कुछ खरीदा। जब हमने ए से खरीदा था, इसको पैसे देंगे ना, इसको हमने पैसे दिए, उसमें 100 रुपए टैक्स था, पैसे दिए 100 रुपए टैक्स था, वो 100 रुपए हमको इनपुट टैक्स मिलेगा। फिर हमने जब बी से खरीदा, बी का जो बिल बना था उसमें 120 रुपीज टैक्स था, तो हमने उसको पैसे दिए, 120 टैक्स दिया, तो 120 हम हिसाब में लिख लेंगे कि ये भी मुझे बाद में माइनस करने को मिलेगा, सेट ऑफ करने को मिलेगा, क्रेडिट का पार्ट हो जाएगा। दिस विल बी माई इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ रहे हैं? फिर यहीं पे आउटपुट में मैं एक चीज और बोलूंगा, मैंने सी से भी खरीदा, सी ने भी जो बिल बनाया उसमें 80 रुपए टैक्स था, तो ए बी सी तीनों का टैक्स का ऐड करो ना, तीनों का अमाउंट ऐड करो, 100 120 मतलब 220, 220 और 80, 220 और 80 300 रुपीज। 300 रुपए मैंने 3 लोगों को दे दिया था, 3 लोगों को अलग अलग पेमेंट किया,
300 रुपए में भर चुका था, जो भी भरूंगा मैं उसको सेट ऑफ में लिख लूंगा कि इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स। अब मैंने वो तीनों के गुड्स लेके आगे बेच दिए, ये देखो आगे बेचे तो मुझे 450 रुपीज टैक्स मिला, 450 टैक्स मिला। ये 450 में से मैं पुराना 300 माइनस करूंगा, नीचे देखो टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर 450 लेस तीनों का टोटल, मैं सिर्फ 150 भरूंगा। क्यों? 300 रुपए देखो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट था, इनपुट क्रेडिट था। समझ रहे हो ना? डाउट है कुछ? नो। चलो ओके। नेक्स्ट है कंपोजिशन स्कीम, एक बाद में चैप्टर है, ये मैं तुमको बाद में कराऊंगा। अभी मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुमको कराना है। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट ने कुछ क्लासिफाई किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज को उनके भी सप्लाईज के हिसाब से। इजी कॉन्सेप्ट है, तुम दोनों को मैं पहले भी करा चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ विद पीपीटी। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज दो टाइप के होते हैं, एक मिक्स सप्लाई, एक कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, मिक्स्ड एंड कंपोजिट। याद आ रहा है तुम दोनों को कुछ? हाँ। ठीक है, मिक्स्ड एंड कंपोजिट। सिंपल सी चीज ये बताता हूँ, कंपोजिट में एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है, इस कंपोजिट में एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है। अगर वो प्रिंसिपल मतलब मेन आइटम होता है, वो मेन आइटम जब बेचोगे, वो मेन गुड्स बेचोगे तो बाकी चीजें उससे रिलेटेड आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल भी समझा था, अगर हम एक लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके साथ जो बैग मिलता है वो फ्री मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ लैपटॉप्स, वही लैपटॉप का बैग मार्केट में तुमको सेपरेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैग उसी लैपटॉप के लिए डिजाइन रहते हैं, उसी लैपटॉप के लिए डिजाइन रहता है। तो वो जो लैपटॉप है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सप्लाई, उसको क्या बोलने वाले हैं हम? प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, तो प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप हो जाएगा और उसके साथ जो बैग मिलेगा वो अदर रहेगा। लेकिन यहाँ पे मिक्स सप्लाई में हमने सीखा था, जैसे देखो टूथपेस्ट विथ ब्रश, टूथब्रश, टूथब्रश देखो टूथपेस्ट के बॉक्स में टूथब्रश डाल के देते, ये दोनों मार्केट में अलग अलग नहीं मिलता है क्या? मिलता है ना, फिर भी क्यों दे रहे? सेल बढ़ाना होगा उनको, कॉम्बो कर देते। अगर कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में अलग अलग मिल सकती है तो उसको मिक्स सप्लाई बोलते हैं। हमने उनको मिक्स किया है, खुद नेचुरली नहीं मिक्स थे। यहाँ पे मैंने बताया था तुमको, नॉट नेचुरली बंडल्ड, ये नेचुरली ऑटोमेटिक साथ में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप और लैपटॉप का बैग साथ में ही रहते। जैसे मोबाइल प्लस चार्जर, मालूम है मोबाइल के साथ चार्जर आता ही है ना, भले वो चार्जर मार्केट में अलग मिले लेकिन उस पर्टिकुलर मोबाइल का चार्जर तो उसी के साथ आता है ना, समझ रहे हो? तो उसमें मोबाइल प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगा, चार्जर वो डिफरेंट सप्लाई हो जाएगा। तो कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई होता है और वो नेचुरली बंडल्ड है, लेकिन मिक्स सप्लाई में हम खुद उसको मिक्स करते हैं। समझ रहे हो? देखो आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं मिक्स सप्लाई का क्या है। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, इंडिविजुअल सप्लाईज मतलब अलग अलग सप्लाईज थे जो वाकई अलग अलग रह सकते, लेकिन हमने उनको मिक्स किया है, हमको कॉम्बो में बेचना है। गिफ्ट पैकिंग करते हैं दिवाली पे और इस समय पे, चॉकलेट, परफ्यूम्स, ठीक है, अलग अलग ड्राई फ्रूट, ये सब मिक्स करके बेचते हैं। परफ्यूम अलग नहीं बिकता है क्या? वॉलेट अलग नहीं बिकता है, चॉकलेट्स अलग नहीं बिकते, ड्राई फ्रूट्स अलग नहीं बिकते, सब अलग बिकते। हमने उनको कॉम्बो बना 1000 रुपए में बेच दिया। तो टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर, और कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाया, मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। ये देखो 4-5 अलग अलग गुड्स मिक्स किए और सिंगल प्राइस में बेच दिए। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, और वो कंपोजिट नहीं होना चाहिए, वो लैपटॉप, बैग, मोबाइल चार्जर जैसा नहीं है अगर, तो इसको हम मिक्स सप्लाई बोलते हैं।
मिक्स सप्लाई मतलब हमने मिक्स किया, वो खुद मिक्स नहीं थे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके में अलग अलग टैक्स लगता है, जीएसटी कैसे लगेगा वो डिसाइड करना होता है। मिक्स सप्लाई पे अलग रेट लगता है, कंपोजिट सप्लाई पे अलग लगता है। और कंपोजिट क्या होता है, देखो, द सप्लाई ऑफ 2 और मोर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दो से ज्यादा सप्लाईज मिक्स है, by a taxable person which comprises a combination of goods and services। ये देखो, goods and services क्या लिखा है, नेचुरली बंडल्ड, खुद ही बंडल बन के समझो, पहले से ही साथ में रहते हैं, अलग नहीं होते कभी। एंड सप्लाइड टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मली हम अपना बिजनेस कर रहे थे उसी में सप्लाई होता है। मोबाइल चार्जर, कभी ऐसा किया क्या, मोबाइल निकाल लिया, चार्जर निकाल लिया, मोबाइल अलग बेच रहे, चार्जर किसी को अलग बेच रहे, ऐसा करते हैं? नहीं करते, नॉर्मली हम दोनों को कॉम्बो में ही बेचते। तो वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, वो जो मोबाइल बेचा उसको बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, टूथब्रश मेरे पास अलग है, कॉलगेट का टूथपेस्ट अलग है, और मैं इन दोनों को कॉम्बो बना के बेच रहा हूँ, दोनों अलग दिख सकते हैं, मैं कॉम्बो बना रहा हूँ उनका, समझ रहे हो। तो वो मिक्स्ड, ये कंपोजिट। कंपोजिट में याद रखो प्रिंसिपल सप्लाई होता है। तो आगे बोला इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सप्लाई। In other words, a composite supply comprises goods and services which are bundled owing to natural necessity, ठीक है, वो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, खुद ही एक साथ हैं, पैकिंग ही उनकी ऐसी हुई है, या फिर वो कभी हम डिफरेंट अलग अलग बेच नहीं सकते, ओके। अभी जैसे देखो, कोई बाइक, गाड़ी एज्यूम कर लो, गाड़ी में कभी ऐसा हुआ टायर अलग बेच रहे हैं हम, मार्केट में टायर मिलता है ना, लेकिन कभी तुमने गाड़ी खरीदी, तुमको बोला ऊपर का बॉक्स, ऊपर का उसका फ्रेम, बॉडी लेके जाओ, टायर तुम बाद में खरीद लेना। कोई दुकान वाला चाहे टायर अलग से बेच रहा है और बॉडी अलग से बेच रहा है, बेच सकते हैं क्या, टायर मिलता है ना मार्केट में, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स में टायर साथ में कंबाइन होके ही आता है। बाइक खरीदोगे तो पूरा कॉम्बो में मिलेगा, ओके। तो वहां पे ये क्या हो जाएगा अपना कंपोजिट सप्लाई। हमने इन्वर्टर का भी एग्जांपल लिया था, इन्वर्टर खरीदोगे तो उसका सर्विसिंग मिलेगा, इन्वर्टर खरीदोगे ही नहीं तो सिर्फ सर्विसिंग कोई नहीं बेचता है। भले मार्केट में देखो पुराने इन्वर्टर है तुम्हारे पास, कोई सिर्फ सर्विसिंग करने आता है, पर नया इन्वर्टर खरीदोगे तो नई सर्विसिंग मिल जाएगी। तो वहां पे इन्वर्टर खरीदना प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें प्रिंसिपल रहेगा वो, और ओवरऑल उस पैकेट को क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। समझ रहा है कि बाउंस हो रहा है तुमको, समझा? समझा, पक्का? हाँ ठीक है। तो इधर ही देखो, कंपोजिट सप्लाई में बोला है द एलिमेंट्स इन अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर जनरली बाइफरकेटेड एज। तो दो एलिमेंट होते हैं, मोबाइल एंड चार्जर, याद रखो अब, ठीक है। अगर मोबाइल एंड चार्जर की बात करूंगा तो जो तुमने समझो रियलमी का बॉक्स खरीदा, ठीक है, तो वहां पे मोबाइल रहेगा प्रिंसिपल सप्लाई, एंड उसका ये जो चार्जर रहेगा, या तो मैं बोल दूं ईयरफोन रहेगा, ये सब क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है ना, सिर्फ तुम उसको बोल सकते हो क्या, एक काम करो, मेरे पास ऑलरेडी रियलमी का पुराना मॉडल है, एक काम करो मेरे को बस उसका चार्जर और ईयरफोन दे दो, वो उसी बॉक्स में से निकाल के देगा क्या तुमको, नहीं देगा, क्योंकि वो साथ में ही आते हैं, प्रिंसिपल सप्लाई के साथ में, नेचुरली बंडल्ड है। समझ रहे हैं? तुम रियलमी का दूसरा चार्जर बाहर से खरीद लो ना, वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, सिंगल है। हम यहाँ पे 2 और मोर प्रोडक्ट्स कॉम्बो की बात कर रहे हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट, डेफिनेशन में था ना, डेफिनेशन में था, देख लो 2 और मोर प्रोडक्ट, ये देखो 2 और मोर सप्लाईज, इधर भी था 2 और मोर सप्लाईज, सिंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले को बोलते प्रिंसिपल, दूसरे को बोलते डिपेंडेंट। अब एक ही चीज बस याद रखो, जो मेन आंसर है अपना, कंपोजिट सप्लाई का केस आया तो जीएसटी किस पे लगेगा, ये क्वेश्चन है, जीएसटी किस पे लगेगा। समझो मोबाइल पे 5% लगता है, चार्जर एंड ईयरफोन पे 10% लगता है, एक पे 5 एक पे 10, ओवरऑल उस बॉक्स पे, क्योंकि हम एक प्राइस में बेच रहे हैं, ओवरऑल उस बॉक्स पे कौन सा रेट लगेगा, मोबाइल वाला 5% लगेगा कि चार्जर वाला 10% लगेगा, बताओ। दोनों भी। मोबाइल वाला लगेगा। कौन सा रेट अप्लाई होता है, प्रिंसिपल सप्लाई वाला, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट एप्लीकेबल होता है,
अभी यहाँ वो तो नहीं दिया है प्रिंसिपल सप्लाई वाला। और अगर ये मिक्स सप्लाई होता ना, मिक्स सप्लाई कॉम्बो बेच रहे हैं, परफ्यूम, वॉलेट, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, अगर ऐसा कुछ हम कॉम्बो बना के बेच रहे हैं फॉर सिंगल प्राइस और उसमें सबका अलग अलग रेट है, सुनो जस्ट ध्यान से, सबका अलग है। परफ्यूम पे 12% लग रहा है, वॉलेट पे 5% लग रहा है, समझो ड्राई फ्रूट्स पे 0 लग रहा है, एक बुक है, बुक पर भी 0 लग रहा है, तो बताओ कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? मिक्स सप्लाई, उस कॉम्बो पे कौन सा रेट लगेगा? 0, 5, 10 की 12। जिस गुड पे सबसे ज्यादा टैक्स होगा वो उस गुड उस का टैक्स कॉम्बो में, वेरी गुड, उस कॉम्बो में वो गुड्स ढूंढो जिसपे सबसे हाईएस्ट टैक्स है। तो वो जो मिक्स सप्लाई में हम बेचेंगे ना, उस कॉम्बो पे 12% लगेगा। ओके, 12% लगेगा। लेकिन अगर चलो वही बॉक्स था अपना, उसमें परफ्यूम मेन था, बाकी सब डिपेंडेंट थे, एग्जाम्पल, हाँ ऐसा नहीं है, परफ्यूम मेन था, परफ्यूम के साथ बाकी चीजें आ रही है, और बाकी सब पे 12% है, परफ्यूम पे 5% टैक्स है, और वो कंपोजिट सप्लाई का कैटेगरी है, तो कौन सा आएगा? परफ्यूम परफ्यूम वाला 5%। रेट आएगा, परफ्यूम वाला, बिकॉज परफ्यूम क्या था? प्रिंसिपल सप्लाई। समझ रहे हैं? गेटिंग इट? यस। तो आज हमने ये कवर किया। फिर से तुम्हारा इसमें पता है, तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 भी है, जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन भी हमने कवर किया। इसमें तुम्हारा एक चैप्टर नंबर 3 भी है, जो है सप्लाई। ये हमने सप्लाई भी समझा, ठीक है। डिटेल्ड में हम इसको क्लासरूम में करेंगे। यहाँ पे मैं तुमको वही चीज बता रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर ओवरऑल चैप्टर बेस करता है। सारी चीजें ऑनलाइन कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो बाकी हम क्लासरूम में करेंगे। बट समझा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, धीरे धीरे हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। समझ रहे? अभी ये इवनिंग में देखो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जरूर रेफर करना, एक बार और सुनना, कभी नहीं भूलोगे। हाँ, जीएसटी और कंपोजिट मिक्स नहीं भूलना है। एंड तुम्हारे जो भी टीवाई के फ्रेंड्स हैं, कंपोजिट मिक्स सप्लाई सब उनको समझना है विद एग्जांपल, उनके साथ बस शेयर कर देना। और जो अभी करंट टीवाई वाले भी हैं, जो एग्जाम्स के लिए वेट करें, एटलीस्ट उनका रिवीजन हो जाए। तुमको भी एक बार वीडियो देखो, कुछ डाउट लगे मुझे मैसेज पे पूछ सकते हो। समझ रहा है? यस सर। चलो बाय।